पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से बचने के लिए भारत को फैमिली प्लानिंग की जरूरत है, लेकिन क्या हमारा समाज, मेडिकल सिस्टम और सरकार इसके लिए सही मायने में तैयार हैं भी या नहीं? नमस्कार, आप देख रहे हैं द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त जूही शगुफ्ता। आज हम बात करेंगे पर कैपिटा इनकम, सोशल प्रॉब्लम्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रॉपर्टी और कैपिटल फॉर्मेशन जैसी न जाने कितनी ही प्रॉब्लम्स का पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन है। इसे नेगेटिव इफेक्ट कहना भी गलत नहीं होगा। जाहिर सी बात है, ये वो जमाना नहीं रहा जब ज्यादा बच्चे मतलब घर खेत के काम में हाथ बटाने के लिए ज्यादा वर्कफोर्स, और यही वजह है कि आज ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देश पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी को तरजीह दे रहे हैं। लेकिन आज भारत का पॉपुलेशन कंट्रोल बिल एक बार दोबारा हेडलाइन बन चुका है। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल यानी एक ऐसा कानून जो आपको 2 से ज्यादा बच्चे करने की परमिशन नहीं देता। यानी जो कपल 2 चाइल्ड पॉलिसी को नहीं अपनाता है वो कई सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। शायद आपको पता हो, लेकिन आजादी के बाद से अब तक 35 बार भारत की संसद में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल या 2 चाइल्ड पॉलिसी पेश की जा चुकी है। आपके ख्याल से क्या हमें इस बिल की जरूरत है या फिर अवेयरनेस की? भारत में 1.4 बिलियन से ज्यादा लोग हैं। जियोग्राफिकल लेवल पर बात की जाए तो भारत 7वें स्थान पर है, लेकिन जनसंख्या के मामले में ये दुनिया में दूसरे स्थान पर है। इसीलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना अब भारत के लिए एक जरूरत बन चुका है। लेकिन क्या ये बिल पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकता है? पढ़ाई लिखाई या यूं कहें कि एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए शहरी लोगों की बढ़ती अवेयरनेस से परिवार खुद ब खुद 1 या 2 बच्चों तक सिमट गए हैं, लेकिन गांवों में ऐसा कल्चर अभी तक नहीं बन पाया। वजह है लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। तो क्या बिना अवेयरनेस के ये बिल बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल कर पाएगा? अब जब पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पर बहस छिड़ी है तो ये समझने की जरूरत है कि आखिर इस बिल की हमारे देश को जरूरत है या फिर किसी धर्म को। साल 2019-21 के लिए नेशनल फैमिली वेलफेयर सर्वे की बात की जाए तो हिंदू और मुस्लिम में फर्टिलिटी डिफरेंस केवल 0.42 बच्चे हैं। पिछले 2 डिकेड में हिंदू फर्टिलिटी में 30% की गिरावट आई है, जबकि मुस्लिमों में ये 35% है। इस डेटा के बारे में बात करने का हमारा मोटिव सिर्फ इतना है कि क्या कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए इसे सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा बना रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि ये बिल विमेन कम्युनिटी पर एक नेगेटिव असर डालने के साथ साथ कपल पर मेंटल प्रेशर भी बढ़ाएगा? आजकल शहरों के लोग वेल एजुकेटेड हैं और खास तौर पर जनरेशन Z यानी आज की युवा पीढ़ी फैमिली प्लानिंग और प्रिकॉशंस के प्रति और भी ज्यादा अवेयर है। लेकिन अगर न चाहते हुए भी प्रेगनेंसी ठहर जाए तो महिलाओं को हेल्थ इश्यूज और फैमिली प्रेशर जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए महिलाएं ऑलरेडी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और वैक्सीनेशन का सहारा लेती हैं, जिनके कई साइड इफेक्ट्स उन्हें झेलने पड़ते हैं। वहीं हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता और गरुड़ पुराण से लेकर इस्लाम की होली बुक कुरान तक लगभग सभी धर्म जीव हत्या को वर्जित मानते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कोई महिला समाज या फैमिली के प्रेशर में अबॉर्शन को चुनेगी या धर्म संस्कार को? वंश को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं पर अक्सर गार्जियंस का प्रेशर बना रहता है। ऐसे में क्या 2 बेटियों के बाद लोग तीसरा बेटा पैदा नहीं करना चाहेंगे? इतना ही नहीं, हमारे धर्म में कन्यादान को बहुत अहमियत दी जाती है। तो क्या 2 बेटों के बाद तीसरी औलाद में बेटी की चाहत गलत होगी? उनके लिए ये कानून ज्यादा जरूरी होगा या फिर धर्म और वंश? मान लीजिए एक विवाहित जोड़े में किसी एक व्यक्ति की डेथ या फिर डिवोर्स हो जाता है और फिर उनके 2 बच्चे हैं और फिर वो दोबारा घर बसाना चाहते हैं। जाहिर है जिससे भी उनकी दोबारा शादी होगी वो अपना खुद का बच्चा जरूर चाहेंगे। तो क्या ये बिल उनकी दोबारा शादी के चांसेस को कम नहीं करेगा, क्योंकि उनके तो पहले से ही 2 बच्चे हैं। इसके अलावा अक्सर ये देखा गया है कि पेरेंट्स अपने सेपरेटेड बच्चे की दोबारा शादी करवाने के लिए उनके बच्चों को गोद ले लेते हैं। तो इस केस में ये कानून कैसे डील करेगा? एक और पॉसिबिलिटी यह भी है
कि कारणवश कोई कपल 3 बच्चे कर लेता है तो क्या गवर्नमेंट फैसिलिटी के लिए एलिजिबल ना होने की वजह से पति पत्नी और बच्चों में तनाव नहीं बढ़ेगा? हो सकता है ना कि बच्चे पेरेंट्स को कोसना शुरू कर दें कि उनकी वजह से वो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते। इस मैटर में अगर पुरुषों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो आपको भी ये पता होगा कि एक महिला को प्रसव के दौरान 20 हड्डियां एक साथ टूटने जितना दर्द झेलना पड़ता है, यानी 57 डेल यूनिट पेन, जबकि पुरुषों की 45 डेल यूनिट दर्द से मौत हो जाती है। जाहिर सी बात है, कोई आदमी अपनी पत्नी से प्यार करता है तो वो उसे अबॉर्शन और बार बार बच्चा पैदा करने के दर्द में नहीं देख पाएगा। मेडिकल या रिलीजियस इशू के चलते मान लीजिए किसी ने अबॉर्शन नहीं करवाया और तीसरा बच्चा पैदा कर दिया, तो इस लॉ के डर से इसका रिजल्ट क्या होगा? या तो अनाथालयों में बच्चों को छोड़ दिया जाएगा या फिर जन्म देने के बाद उसकी हत्या। स्टरलाइजेशन बर्थ कंट्रोल का एक परमानेंट तरीका है। हमारे मेडिकल सेक्टर में महिलाओं और पुरुषों के लिए ऑपरेशन के अलावा कोई और ऐसा उपाय नहीं है जो 100% बर्थ कंट्रोल की गारंटी देता है। ऐसे में दुर्घटनावश अपने बच्चे को खोने के डर से ज्यादातर परिवार या कपल स्टरलाइजेशन को तवज्जो नहीं देते। रिजल्ट अनचाही प्रेगनेंसी। क्या हमारे देश का मेडिकल सेक्टर इतना डेवलप है कि इस पॉलिसी को सपोर्ट कर पाए? परिवार नियोजन के चक्कर में आम जनता अनसेफ और इल्लीगल अबॉर्शन करवाएगी। तो क्या सरकार लोगों को जेंडर टेस्ट मतलब प्रेगनेंसी के समय लड़का या लड़की की जांच और अबॉर्शन को लीगल करार देगी ताकि लोग प्रोफेशनल डॉक्टर्स की सलाह पर सेफ अबॉर्शन करवा सकें? और अगर ऐसा किया जाता है तो क्या धर्म को मानने वाले उसके बाद भी इस लॉ को फॉलो करने के लिए अबॉर्शन को अपनाएंगे? और अगर इसे सरकार लीगल नहीं करती है तो ये भ्रष्टाचार का जरिया बनेगा। कोई भी कपल अनचाही प्रेगनेंसी से बचने के लिए गैर कानूनी तरीके से अबॉर्शन करवाएगा, जिसके लिए वो डॉक्टर्स को रिश्वत देकर भी तीसरे बच्चे से छुटकारा पाना चाहेगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये कानून मेडिकल सेक्टर में करप्शन बढ़ाएगा? आज की शहरी जनरेशन ऑलरेडी एजुकेटेड और अवेयर है। लोग 1 या 2 से ज्यादा बच्चे नहीं चाहते। तो क्या बदलते वक्त के साथ आज का हमारा समाज अपनी सोच बदल पाया है? आजकल एक और जहां हमारी युवा पीढ़ी लेट मैरिज को तरजीह दे रही है और या फिर ज्यादातर लोग शादी कर ही नहीं रहे। करियर ग्रोथ या सक्सेस के चक्कर में युवा 1 या 2 से ज्यादा बच्चे चाहते ही नहीं हैं। आपने भी देखा होगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और कई सेलिब्रिटीज, स्पिरिचुअल गुरु शादी ही नहीं कर रहे हैं। वहीं आजकल सिंगल फादर, मदर और लिव इन का ट्रेंड बहुत बढ़ चुका है। इसीलिए बढ़ती जनसंख्या शहरों और एजुकेटेड लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, ये गांवों की समस्या है। चाहे बात एजुकेशन और अवेयरनेस की हो या फिर मेडिकल सेक्टर की, पिछले 75 सालों में सरकार गांवों का विकास नहीं कर पाई है। इसका नतीजा ये हुआ है कि गांवों में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। तो इसमें किसकी गलती है, सरकार की या फिर जनता की? इस पॉलिसी और इंडियन सोसाइटी के डिफरेंसेस से एक बात तो तय है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से बचने के लिए भारत को किसी पॉलिसी से ज्यादा अवेयरनेस और डेवलपमेंट की जरूरत है। ये एक पॉलिटिकल और धार्मिक एजेंडा नहीं, बल्कि अवेयरनेस का मुद्दा है। इसीलिए सरकार को अपने इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी चाहता है कि इससे संबंधित किसी भी तरह का कोई सवाल, शिकायत या सुझाव आपके मन में हो तो बेझिझक कमेंट करके हमें बताएं। हम अपने विभिन्न प्लेटफॉर्म पर आपके सवालों के साथ एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड रिमेंबर, अवेयरनेस ही हर तरह के रेवोल्यूशन का आधार है।